हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस को फर्दर कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा पार्ट आएगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो तुम्हारा चीज आएगी दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है, ये क्या आता है? इनका हेट्रोजीनियस नेचर, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। इसका मतलब क्या था? ठीक है, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या आता है कि जो इसके दो कंपोनेंट्स हैं डीपी एंड डीएम आर इन डिफरेंट फेज। आया समझ में? क्लियर है? डीपी एंड डीएम तुम्हारे क्या होंगे? डिफरेंट फेज होंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फिल्टरेबिलिटी, ठीक है। फिल्टरेबिलिटी क्या होता है, ध्यान दो। अब सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशंस की और तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए, कंपैरिजन में ध्यान देते हैं। मेन डिफरेंस इनका क्या होता है? साइज का। साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। साइज तुम्हारा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज बड़ा है कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। तो जनरली क्या होता है कि जब ट्रू सॉल्यूशन को तुम एक फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, और इट कैन ऑल्सो पास थ्रू वेरी फाइन मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जो बहुत फाइन मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, एग्जांपल तुम्हारा एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, ये तुम्हारा इससे भी क्या कर जाएगा? एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, ठीक है, ये तुम्हारा इससे भी क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा, बिकॉज ट्रू सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट का साइज है वो बहुत कम है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात आती है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात क्या होती है, ध्यान दो। इनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो इनका साइज इतना सफिशिएंट तो है कि ये फिल्टर पेपर से पास, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर आता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो सफिशिएंटली लार्ज इनफ है कि उससे कोलाइडल सॉल्यूशंस पास कर जाएगा। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, देयर कोलाइडल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर, बट इट कैन नॉट पास थ्रू, it cannot pass through very fine membranes। आया समझ में? क्लियर है? ये तुम्हारा बहुत ही फाइन मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। सस्पेंशन आगे अगर मान लो, सस्पेंशन ना ही फिल्टर पेपर से पास करेंगे ना ही फाइन मेम्ब्रेन से पास करेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो ये एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान देना, एक चीज ध्यान रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्रू सॉल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर जाएगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम डिफाइन ही कैसे किया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास कर देती है, सॉल्यूट को पास नहीं करने देती, चाहे वो ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्यूट हो चाहे कोलाइडल सॉल्यूशन का सॉल्यूट हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ओनली सॉल्वेंट कैन पास, ठीक है, और इससे सॉल्यूट कैन नॉट पास। कई बार तुम लोग जल्दीबाजी में ये कर देते हो कि मैंने यहाँ वेरी फाइन मेम्ब्रेन लिखवाया, तुम सोच लेते हो कि नहीं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशंस पास हो जाएंगे। नहीं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने डिफाइन ही ऐसे किया था कि उससे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान देते हैं, नेक्स्ट जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज हम फर्दर स्टडी करेंगे दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ट्रू सॉल्यूशंस में देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर और ये सब, ठीक है। तो एक चीज ध्यान, वहां मैंने आई को एक बार डिफाइन कराया था, इट इज इक्वल्स टू एम ऑफ, या चलो ऐसे ध्यान दो, मैं क्या बोलूं, मैं दोनों तरह से समझा देता हूं। तुम्हारा मान लो एक ये तुम्हारा वॉल्यूम है,
वॉल्यूम मैंने मान लिया 1 लीटर। एक बार इसमें ट्रू सोल्यूशन है, एक बार इसमें कोलॉइडल सोल्यूशन। दोनों में वॉल्यूम 1 लीटर है, एक बार ट्रू सोल्यूशन है, एक बार कोलॉइडल सोल्यूशन। हमने क्या बोल रखा है कि ट्रू सोल्यूशन का साइज कम होता है, तो साइज कम होता है मतलब ये तुम्हारे देखो ट्रू सोल्यूशन के तुम्हारे पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, और कोलॉइडल सोल्यूशन का साइज बड़ा होता है। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान दो, मैं बोल सकता हूं अगर इसका साइज छोटा है तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ट्रू सोल्यूशन में कोलॉइडल सोल्यूशन से ज्यादा आएंगे। बस इसमें सॉल्यूट लिखोगे और तुम्हारा कोलॉइडल में डीपी लिखोगे, ठीक है। अगर साइज छोटा है तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम तुम्हारा ट्रू सोल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे। और मैंने कोलॉइडल या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था, कोलॉइडल सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी। तो क्या बोला जाता है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा आएंगी, ट्रू सोल्यूशन की ज्यादा आती है एज कंपेयर टू कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, इसमें लिखो सिंस size of colloidal solution is larger, since size of colloidal solution is larger as compared to, since size of colloidal solution is larger as compared to size of true solutions, size of true solution, hence for same volume, for same volume number of moles of solute bracket में और dp, number of moles of solute और dp for true solution are larger than, for true solution are larger than colloidal solution, hence फाइनल पॉइंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ट्रू सोल्यूशन की तुम्हारी ज्यादा आएंगी कोलॉइडल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारी प्रॉपर्टी आएगी दैट इज सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो इसको हम लोग सबसे पहले सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, लायोफिलिक, लायोफोबिक, ठीक है। सिमिलरली विस्कोसिटी, लायोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है, तो अब ध्यान दो, लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स में क्या अंतर बताया था। लायोफिलिक सॉल्ट्स में क्या होता है, तुम्हारा इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम ज्यादा है, लायोफोबिक में इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम क्या है, कम। क्लियर है? ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है मतलब ये मान लो डीपी मॉलिक्यूल है तुम्हारा, ये डीएम मैंने वाटर मान लिया, तो उसका मतलब क्या है, ज्यादा डीबीएम मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आ रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है। इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम का मतलब ज्यादा है कि इसका हाइड्रेशन या सॉल्वेशन बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, डीएम मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? तो इन केस ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स, इन केस ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, अब सबसे पहले विस्कोसिटी की बात की जाए तो लायोफिलिक सॉल्ट्स में डीपी एंड डीएम का इंटरेक्शन ज्यादा है, तो अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स डीपी से घिर जाएंगे
और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स डीपी को घेरेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं कि साइज बढ़ेगा, नेट साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो विस्कोसिटी है इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन डिस्पर्शन मीडियम। जो विस्कोसिटी है वो तुम्हारा लायोफिलिक सॉल्ट का डिस्पर्शन मीडियम से क्या आता है, ज्यादा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो विस्कोसिटी क्या है, तुम्हारा ज्यादा विस्कस होना मतलब क्या, मैं बोल सकता हूँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती थी, तो यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ कि तुम्हारे ज्यादा डीएम मॉलिक्यूल्स उसको हाइड्रेट कर रहे होंगे, सॉल्वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा जो विस्कोसिटी है वो तुम्हारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से डिस्पर्शन मीडियम से क्या आएगी, ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब लायोफोबिक का समझो। लायोफोबिक हमने कैसे डिफाइन किया था कि तुम्हें इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम बहुत कम है, डीपी एंड डीएम बहुत कम है, तो मैं बोल सकता हूं कि लगभग ना के बराबर वाटर मॉलिक्यूल्स इसको हाइड्रेट या सॉल्वेट करेंगे, और ना के बराबर करेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि ये अलग रहेगा और डीएम मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, लगभग अलग रहेंगे। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके ना के बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वाटर में कंसिडर किए जाए, सिर्फ वाटर में, सिर्फ वाटर मतलब सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वही लगभग वही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तब होंगे जब तुम उसमें लायोफोबिक सॉल्व बना दोगे, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम आर वेरी लेस। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगभग बराबर रह रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं विस्कोसिटी इसमें सेम एज कैसे आएगी, देखो फिर से वही बात मैंने बताया कि लायोफिलिक सॉल्व तुम्हारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े बहुत हद तक बढ़ जा रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो मैं बोल सकता हूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर मान लो डीएम में, सिर्फ डीएम में कंपेयर किया जाए और डीपी प्लस डीएम में कंपेयर किया जाए, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो बढ़ी हुई आएगी, बढ़ी हुई आएगी, तो इससे विस्कोसिटी जो डीपी प्लस डीएम की है मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की है वो ग्रेटर आएगी एज कंपेयर टू ओनली डीएम। लेकिन जब लायोफोबिक सॉल्व की बात की जा रही है तो उसमें मैंने क्या बोला कि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। तो अगर सिर्फ वाटर लो और एक बार लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन लो, सिर्फ वाटर मतलब डीएम, सिर्फ डीएम, और लायोफोबिक मतलब डीपी प्लस डीएम, तो डीपी प्लस डीएम के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, बहुत कम, लगभग ना के बराबर, इसलिए विस्कोसिटी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है, कोलाइडल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी आएगी वो लगभग किसके बराबर आएगी, क्लियर है। सिमिलरली सरफेस टेंशन, फिर से वही बात, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगभग ना के बराबर बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी जो सरफेस टेंशन आएगा सॉल का वो लगभग किसके बराबर आएगा, डीएम का। लेकिन क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंसिडरेबली चेंज कर जा रहे हैं, हेंस सरफेस टेंशन is found to be less than d। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, तो लिख लो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट का सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोगों ने एक बार ट्रू सॉल्यूशन लिया और ट्रू सॉल्यूशन लेके उससे क्या लाइट क्या पास कराई, लाइट, ठीक है, उससे क्या पास कराई, लाइट, तो ये लाइट सोर्स है और इससे लाइट पास कराई, ठीक है, ये साथ साथ मैं दिखाता जा रहा हूं, लाइट सोर्स पास कराया और एक बार क्या लिया हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या ले लिया है, मिल्क, डाइल्यूट मिल्क सॉल्यूशन, डाइल्यूट मिल्क मतलब मिल्क प्लस थोड़ा बहुत पानी मिला दिया उसमें, ठीक है, ठीक है, तो अब इससे लाइट सोर्स पास कराया। अब लाइट सोर्स पास कराने के बाद मैंने इसको परपेंडिकुलर एंगल से व्यू किया,
ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब तो ऐसे तुम ऐसे भी देख सकते हो या उसको ऊपर से देखो, जैसे मान लो सोल्यूशन तो मैं ऐसे देख रहा हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। क्यों परपेंडिकुलर देख रहा हूँ ये इसका रीजन ही बताया जाएगा, पहले मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तो इस केस में तुम्हारा क्या देखा गया, नो पाथ ऑफ लाइट वॉज ऑब्जर्व, नो पाथ ऑफ लाइट वॉज ऑब्जर्व, लेकिन इस केस में तुम्हारा पाथ ऑफ लाइट दिख रहा, ठीक है, पाथ ऑफ लाइट वॉज क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तुम्हारा जब इसको देखा गया तो तुम्हारा जो लाइट का पाथ है वो तुम्हारा क्या हो रहा था, व्यू हो रहा था, लाइट ऑफ पाथ। जैसे अगर तुम लोगों ने देखा हो, तुमने मिल्क वाला नहीं देखा एग्जाम्पल, जैसे तुमने एग्जाम्पल में देखा हो, एक अंधेरे कमरे में देखो, एक अंधेरा कमरा है, उसमें तुम बैठे रहो, अगर मान लो सूरज की रोशनी एक छोटे से छेद से आ रही है, एक हल्की सी ओपनिंग से, तुम्हारा याद छोड़ो, तुमने अगर मान लो सिनेमा हॉल में देखा हो, सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर की रोशनी होती है, तो प्रोजेक्टर की जो रोशनी का तुम्हें एक ऐसे पाथ जाता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ट्रायंगल, ठीक है, बढ़ता हुआ पाथ दिखाई देता है। या अंधेरे कमरे में जब सूरज की रोशनी एक छोटे से उससे आती है डार्क रूम में, तो उसका एक पाथ दिखता है हमें। सिमिलरली इस केस में भी हमें क्या देखा गया, ट्रू सोल्यूशन में वैसा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन मिल्क में तुम्हारा पाथ ऑफ लाइट वॉज, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टिंडल इफेक्ट था वो ये था कि, लिख लो, पहले लिखो, when a light was passed through, when a light was passed through true solution and a colloidal solution, and a colloidal solution, and viewed at perpendicular angles, and viewed at perpendicular angles, no path of light was observed in true solution, no path of light was observed in true solution, but path of light was observed in, but path of light was observed in colloidal solution. ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट का। अब इसका रीजन तो देखो, इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ट्रू सोल्यूशन लिया, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट टिंडल के बाद रिगमोंडी ने मैं इसके लिए जो मेन एक्सपेरिमेंट किया था वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तुम्हें एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के नाम ध्यान नहीं रखने हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन लेंगे। क्या किया गया, एक लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स मान लो, ठीक है, टॉर्च है, और ये तुम्हारा लाइट सोर्स, समझिए यहाँ पे एक लाइट सोर्स लिया गया, ठीक है, और एक यहाँ पे एक लेंस लिया गया, यहाँ पे एक, ठीक है, लेंस। तो जब इससे लेंस से तुम्हारा लाइट पास होगी तो जाके मान लो ट्रू सोल्यूशन के इससे टकराई, यहाँ पे तुम्हारा कोलॉइडल सोल्यूशन है, कोलॉइडल सोल्यूशन मतलब थोड़ा सा साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो ध्यान रखो। और मैं यहां से एक, इस केस में इसने क्या ले रखा है, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इस केस में तुम आई से भी डिटरमाइन कर सकते हो, टिंडल ने आंखों से किया था, इसने थोड़ा एडवांस होते हुए क्या कर दिया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कर दिया, ठीक है, आया समझ। हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझना है, पॉइंट्स देखने हैं, वो तुम आंखों से करो चाहे माइक्रोस्कोप से करो, उससे हमें कोई मतलब, ठीक है। ध्यान, पहली चीज ध्यान दो, अगर मान लो ये लाइट जो है इसको मैं यहां से देखूं, यहां से देखूं अगर, तो ये बताओ, मतलब ये जैसे मान लो है, तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, इसको ऐसे करके देख रहा हूं, तो ये बताओ हमें कौन सी लाइट यहां दिखेगी, जो ट्रांसमिट हो रही हो कि जो स्कैटर हो रही हो। अगर मैं सीधे देख रहा हूं तो मुझे कौन सी लाइट दिखनी चाहिए, जो मुझे स्कैटर होती हुई, मतलब सॉरी, जो मुझे ट्रांसमिट हो जाए, सीधे सीधे ट्रांसमिट हो जाए, वो एकदम 0 डिग्री पे दिखेगी। अगर मैं परपेंडिकुलर एंगल्स पे देखूंगा, तो परपेंडिकुलर एंगल्स पे अगर मान लो कोई लाइट आएगी मेरी आंखों में,
तो परपेंडिकुलर एंगल्स में सिर्फ वो लाइट आएगी जो स्कैटर होके आ रही है। ये समझ में आता है, ये पॉइंट समझ में आता है कि अगर मैं यहां से देखूं 0 डिग्रीज पे तो मुझे मेरे आंखों में जो लाइट आएगी वो ट्रांसमिट वाली लाइट है, लेकिन अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर एंगल्स पे देख रहा हूं तो मेरी आंखों में जो लाइट आ रही है वो स्कैटरिंग वाली लाइट आ रही है। ये पॉइंट समझ में आता है। अब नेक्स्ट ध्यान दो, ठीक है, चलो ये बना लो, फिर इसमें एक एक पॉइंट लिखवाता जाऊंगा, इसको बना लो, ठीक है, फिर लिखो, थोड़ा बड़ा बनाना ताकि हम इसमें चीजें ऐड भी करें। If we view the solution at 0 degrees, if we view the solution at 0 degrees, then we will observe the light which is transmitted. Then we will observe the light which is transmitted. Full stop. If we view the solution at 90 degrees, if we view the solution at 90 degrees, मैं तो 90 डिग्री बोल रहा हूं, वैसे तो देखो एंगल्स पे अगर व्यू करूं, मैं क्या बोल दूंगा, अगर मैं एंगल्स किसी भी एंगल पे व्यू करूं तो जो लाइट मुझे ट्रांसमिट होगी 90 डिग्री ब्रैकेट में और एट सर्टेन एंगल्स, then we will receive the scattered light, ठीक है, ये पॉइंट समझ में। अब ध्यान, मैंने क्या बोला कि ट्रू सोल्यूशन में नो पाथ ऑफ लाइट वाज ऑब्जर्व्ड। मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन क्या था कि ट्रू सोल्यूशन में तुम्हारा जो पाथ ऑफ लाइट है वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, और कोलाइडल सोल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व हो रहा है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। पाथ ऑफ लाइट मतलब कहां से देख रहे हैं, परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर में मेरी आंखों में कौन सी रोशनी जाएगी, जो स्कैटर होके आ रही है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ट्रू सोल्यूशन में नो पाथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो नहीं हो पा रही। समझ में आया? अगर मैं ट्रू सोल्यूशन में नो पाथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व हो रहा है, कोई पाथ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्रू सोल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पा रही है। और अगर इसमें पाथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब स्कैटर होके मेरे आंखों में रोशनी पहुंच रही है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। इन ट्रू सोल्यूशन when viewed at in true solution when viewed at 90 degrees in true solution when viewed at 90 degrees, no path of light was observed, that is no scattering of light take place. While in colloidal solution path of light is observed, that is scattering of light take place. ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। अब ध्यान दो, क्यों स्कैटरिंग हो रही, क्यों स्कैटरिंग नहीं हो रही। तो मैंने क्या बोला था कि ट्रू सोल्यूशन में जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, और इस केस में जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लाइट क्या होती है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में। तो क्या बोला जाता है, कभी भी किसी लाइट की अगर स्कैटरिंग होगी या हमें कोई चीज कोई विजिबल, मेनली लाइट कौन सी विजिबल लाइट की बात कर रहा है, तो कब होगी, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ molecule। when scattering of light takes place when wavelength of light is comparable to size of molecule। इस केस में जो साइज है 1 नैनोमीटर है, इस केस में जो साइज है वो बहुत कम है, इसकी वजह से तुम्हारा स्कैटरिंग नहीं होगा। लेकिन इस केस में साइज थोड़ा बहुत कंपेरेबल आ जाता है, इसलिए इस केस में कोलाइडल सॉल्यूशन में तुम्हारी स्कैटरिंग हो जाती है और तुम्हारा टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया तो लिखो। Scattering of light takes place when wavelength of light
is comparable to size of scattering of light takes place when wavelength of light is comparable to size of particle. Full stop. In true solutions, in true solution, size of particle is very less than wavelength of light, is very less than wavelength of light. Hence, no scattering takes place. Hence, no scattering takes place while in colloidal solutions. While in colloidal solutions, wavelength is comparable. Wavelength is comparable to size of particle. Hence, scattering takes place. Hence, scattering takes place. अब इसमें एक चीज ध्यान दो. अब इसमें मैं एक और लिख देता हूँ, लायोफिलिक और लायोफोबिक का डिफरेंस यही समझाता हूँ. लायोफिलिक हमने क्या बोला था कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम ज्यादा होंगे. अच्छा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये बताओ भाई कि साइज क्या होगा अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. अच्छा ये बताओ, लायोफिलिक और लायोफोबिक, यहां मैं ट्रू सोल्यूशन लिख रहा हूं, आगे सारी चीजें आएगी, यहां सस्पेंशन लिख रहा हूं. तो ये बताओ, ये कोलाइडल है, लेकिन ये बताओ लायोफिलिक और लायोफोबिक, सबसे पहले अगर लायोफिलिक बोला जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज कोलाइडल की तरह है, लेकिन ट्रू सोल्यूशन से ज्यादा अगर थोड़ी बहुत मैच खा रही है तो ट्रू सोल्यूशन से ज्यादा मैच खाएंगे कि सस्पेंशन से ज्यादा मैच खाएंगे. और सिमिलरली तुम्हें बताना, लायोफोबिक की प्रॉपर्टीज इससे ज्यादा मैच खाएंगी या इससे ज्यादा मैच खाएंगी. तो बात ये है कि देखो ध्यान, लायोफिलिक सॉल्व में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम ज्यादा, ट्रू सोल्यूशन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में ज्यादा होते हैं. बोलते हैं बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन तो ट्रू सोल्यूशन में होता है. ज्यादा हाइड्रेशन होना मतलब ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो लायोफिलिक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मैच खाती हैं ज्यादा, ट्रू सोल्यूशन से, और लायोफोबिक की प्रॉपर्टीज वो ज्यादा मैच किससे खाती है. तो अब इसका मतलब क्या जान दो, मतलब क्या है कि अब एक नेक्स्ट पॉइंट अगर बोला जाए लायोफिलिक और लायोफोबिक में, यहां इन केस ऑफ लायोफिलिक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. इसमें तुम्हारा ना के बराबर टिंडल इफेक्ट आता है लेकिन बहुत कम. मेन जो टिंडल इफेक्ट है वो किसमें ऑब्जर्व होता है, लायोफोबिक में. अप्रिशिएबल टिंडल इफेक्ट इज, अप्रिशिएबल टिंडल इफेक्ट इज. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट देखो एक पॉइंट आता है इसमें, देखो मैं मेंशन कर रहा हूं, एक पॉइंट आता है टिंडल कोन. तो देखो होता क्या है कि टिंडल कोन के, सॉरी ये तो तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन वाला था. टिंडल कोन इसमें जैसे मान लो ये तुम्हारा ये लाइट आई और जो पाथ ऑफ लाइट हमें दिखेगा, जो पाथ ऑफ लाइट हमें दिखेगा वो ये वाला दिखेगा, जो मैं ये रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाला ऐसे पाथ ऑफ लाइट जो हमें विजिबल होता है, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. जब हम इसको 90 डिग्री से एंगल से व्यू करेंगे, जो हमें पाथ ऑफ लाइट दिखेगा, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ कोन व्हिच इज नोन एज टिंडल कोन. तो लिख लो, द पाथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड in a colloidal solution, the path of light observed in a colloidal solution is in the form of Tyndall cone, is in the form of Tyndall cone, Tyndall cone, Tyndall cone. ठीक है. अब दूसरी चीज नेक्स्ट आता है तुम्हारा कंडीशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट. कंडीशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट क्या होती है? पहली कंडीशन तो तुम्हें बता ही दी. पहली कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारा साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज है, इट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. तभी तुम्हारा टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, नहीं फिर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा. लिख लो, फर्स्ट कंडीशन, साइज ऑफ द
dispersed phase particles should be size of dispersed phase particles should be comparable to wavelength of light, comparable to wavelength of light. और सेकेंड कंडीशन क्या है, ध्यान दो, there should be there should be large difference in refractive index of dp and dm. तो ये अभी नहीं, जब तुम ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ोगे तो उस टाइम पे समझ जाओगे कि मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस ज्यादा होता है, उतना ही तुम्हारा स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात की बात है। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ लिख लो कंडीशन, इसका तुम ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे उसमें तुम खुद से पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डीपी एंड डीएम। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट आता है एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स तुमसे पूछे जाते हैं वो आता है सबसे पहले, फर्स्ट एग्जांपल लिखो। यही फर्स्ट एग्जांपल क्या बताया कि जब तुम एक डार्क रूम में देखो उसमें हल्की सी ओपनिंग है, हल्का सा छेद है, उससे तुम्हें पाथ ऑफ सनलाइट ऑब्जर्व होता है वो। ठीक है, तो फर्स्ट लिख लो, path of sunlight is observed in a dark room, path of light coming from a small hole is observed in a dark room। क्यों ऑब्जर्व होता है, अब ध्यान दो, तुम्हारा जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है, तो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन। डस्ट पार्टिकल्स इन सॉलिड इन गैस, ठीक है, ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन सॉलिड इन गैस। और फिर इन डस्ट पार्टिकल से ये सनलाइट टकराती है और इसकी वजह से हमें इसकी स्कैटरिंग की वजह से क्या ऑब्जर्व हो जाता है, पाथ ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो रीजन, फुल स्टॉप, रीजन लिखो। दिस इज बिकॉज dust particles in air is a colloidal solution. Sunlight gets scattered from dust particles. Gets scattered from dust particles, and its path gets illuminated. ठीक है, सेकंड वही प्रोजेक्टर लाइट सीन इन अ सिनेमा हॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोजेक्टर लाइट सीन इन अ सिनेमा हॉल। फिर से वही बात, वहां भी अंधेरा है, वो लाइट आ रही, बीच में डस्ट पार्टिकल्स इन एयर है जो उसको क्या कर देंगे, स्कैटर, जिसकी वजह से उसका पाथ क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन खुद से लिखना, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर scatter the light and its path gets illuminated। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे आता है ब्लू कलर ऑफ स्काई। हमें स्काई ब्लू कलर का ऑब्जर्व क्यों होता है, ठीक, तो ध्यान दो, जो हमारा एटमॉस्फियर है, इसमें तुम्हारा गैसेस है, प्लस तुम्हारे ये सर्टेन डस्ट पार्टिकल्स हो गया, स्मोक हो गया, इस टाइप के सर्टेन सॉलिड कंपोनेंट्स भी डिस्पर्स्ड रहते हैं। तो ये एक टाइप का कोलॉइडल सोल्यूशन बना देता है। डस्ट पार्टिकल्स प्लस गैसें या स्मोक प्लस गैसें एक टाइप का क्या बना देता है, कोलॉइडल सोल्यूशन बना देता है। ठीक है, तुम्हारे सस्पेंडेड रहते हैं उसी के अंदर, तो इस टाइप का कोलॉइडल सोल्यूशन बनाता है। अब जब सनलाइट इससे पास होती है एटमॉस्फेयर से, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर से पास होगी तो कोलॉइडल है, तो इट विल गेट स्कैटर्ड। अब ध्यान दो, रेलेस लॉ तुम आगे पढ़ोगे, रेलेस लॉ क्या बोलता है कि जो स्कैटरिंग है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू पावर 4। लैम्डा टू पावर 4 मुझे ध्यान नहीं रखना, मुझे सिर्फ ध्यान रखना है
कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। तो अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूं विबग्योर लेमडा का ऑर्डर बताओ, लेमडा का ऑर्डर क्या आएगा सबसे ज्यादा? रेड। लेमडा का ऑर्डर अगर तुमसे बोला जाए रेड, ऑरेंज, वायलेट, ये, और सबसे कम वायलेट। तो अगर लेमडा का ऑर्डर ये आ रहा है तो स्कैटरिंग का ऑर्डर क्या आ जाता है? ये आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया? तो क्या बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी हो रही है? इन लाइट्स की, वीआईपी जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू है, इन लाइट्स की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है इन सनलाइट। तो ये लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, हेंस द स्काई अपीयर्स। क्लियर है? पहले पॉइंट ध्यान दो, क्यों रेड, ग्रीन, वॉयलेट, येलो नहीं कर रहा है, ये पहले बता रहा हूं। मैं क्या बोला? स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितना लैम्डा ज्यादा उतनी स्कैटरिंग कम। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इन लाइट्स की हो रही है। इन लाइट्स की होने की वजह से तुम्हारा ये लाइट हमारी आंखों तक जल्दी मतलब स्कैटर होके पहुंचेंगी, हेंस द लाइट अपीयर्स ब्लू। अब तुम बोलोगे वॉलेट क्यों नहीं होता, इंडिगो क्यों नहीं होता? अब वॉलेट, इंडिगो इसलिए नहीं होता क्योंकि इनकी स्कैटरिंग नो डाउट ज्यादा है, क्योंकि जो सोलर स्पेक्ट्रम है, सोलर स्पेक्ट्रम मतलब सोलर जो लाइट एमिट कर रहा है, उसमें तुम्हारा ब्लू लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वॉलेट एंड इंडिगो। तो ब्लू लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वायलेट एंड इंडिगो। इस और दूसरी चीज, हमारी आईज आर मोर परसिस्टेंट टू ब्लू कलर। ब्लू कलर परसिस्ट ज्यादा ऑब्जर्व करती हैं एज कंपेयर टू वायलेट एंड, हेंस द स्काई डज नॉट अपीयर वायलेट एंड इंडिगो एंड इट अपीयर्स। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, तो लिखो इसमें our atmosphere consists of our atmosphere consists of gases in which dust particles, smoke, etc. are suspended. Dust particles, smoke, etc. are suspended to form a colloidal solution. To form a colloidal solution. Full stop. When sunlight enters the atmosphere, when sunlight enters the atmosphere, it gets scattered. It gets scattered. Full stop. According to Rayleigh's law, ये लिख लेना, scattering is inversely proportional to lambda to power 4. Scattering is inversely proportional to lambda to power 4. फिर उसके बाद lambda का ये ऑर्डर और स्कैटरिंग का ये ऑर्डर, lambda का ये ऑर्डर और स्कैटरिंग का ऑर्डर लिख लो। Full stop. Since V, I, B lights are most scattered, since V, I, B lights are most scattered, and among these in solar spectrum, in solar spectrum, intensity blue very large as compared to violet and indigo, blue very large as compared to violet and indigo, the sky appears blue, the sky appears blue. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट एक आता है, अच्छा तो एक चीज और आती है कि भाई ठीक है ब्लू विजिबल होता है, लेकिन एट सनराइज एंड सनसेट तुम्हारा स्काई अपीयर्स रेड, ये भी होता है। तो सनराइज एंड सनसेट है अपना, स्काई क्या अपीयर होता है? रेड होता है। तो अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझो। अब ऐसा इसलिए होता है कि लेट मान लो ये तुम्हारी अर्थ है, इसके ऊपर तुम्हारा ये एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर तुम्हारी एटमॉस्फेयर की कवरिंग है ऊपर,
जब नॉर्मल डे पे होता है तो सन ऐसे होता है, ऊपर होता है, जब हम ऐसे देखेंगे सन हमारे जस्ट ऊपर है। लेकिन जब सनसेट या सनराइज होता है तो सन इस टाइप में होता है, ऑब्लिक, हम लोगों की इस टाइप की पोजीशन है, तब सनसेट या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है, ऐसी पोजीशन में ये सन है। तो जो लाइट आएगी, देखो यहाँ जो लाइट आ रही है इस केस में, और एक बार देखो यहाँ आई इस केस में, तो इस केस में ऐसे निकल गई, इस केस में ये ऐसे जाएगी, तो इसको एटमॉस्फेयर का ज्यादा पार्ट कवर करना पड़ता है। व्हेन द सन इज एट सनसेट और सनराइज पोजीशन, इट हैज टू कवर मोर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसको सन को एटमॉस्फेयर का ज्यादा पार्ट कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से अब ध्यान दो, जिसकी वजह से अब ध्यान दो कि जो ज्यादा स्कैटर होने वाली लाइट्स है वो तो बाहर निकल जाएंगी, जो बहुत ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, मतलब स्कैटरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, और बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ज्यादा, पहले जो ज्यादा स्कैटर हो रहा था वो तो स्कैटर होके बाहर निकल जाएगा, जो कम स्कैटर हो रहा है दैट विल बी विजिबल टू आवर आई। if the sun rays has to cover more part of the atmosphere, तो जिनकी स्कैटरिंग पहले से ही ज्यादा हो रही थी अब उनकी स्कैटरिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, स्कैटरिंग और ज्यादा बढ़ गई, देन दे वो बाहर निकल जाएंगे, अब वो हमें विजिबल नहीं होंगे। जो कम स्कैटर हो रही थी, देखो कैसे हुआ, यहां मान लो ये डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल, एक आई यहां स्कैटर हुई, थोड़ी स्कैटर हुई, फिर और स्कैटर हुई और स्कैटर हुई, बाहर निकल गई। जो पहले से ज्यादा स्कैटर हो रही थी उनकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो दे विल गो आउटसाइड। जिनकी स्कैटरिंग कम हो रही थी, कम किसकी हो रही थी, रेड की, और स्कैटरिंग कम हो रही है, अब वो लाइट्स हमें ऑब्जर्व होंगी, हेंस द स्काई अपीयर्स रेड एट सनसेट और सनराइज, ठीक है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, एट सनसेट और सनराइज, एट सनसेट और सनराइज sun rays has to cover, sun rays has to cover more part of the atmosphere, sun rays has to cover more part of the atmosphere, hence light waves of bracket में VIB, light waves bracket में VIB value of the violet indigo blue gets most scattered and they go outside, they go outside, while less scattered waves ब्रैकेट में रेड आर ऑब्जर्व, ब्रैकेट में रेड आर ऑब्जर्व, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज स्कैटरिंग इंक्रीजेस एज लाइट हैज टू कवर मोर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, दिस इज वाई, because scattering increases as light has to cover more part of the atmosphere। और इसमें लास्ट में एग्जांपल लिख लो, टेल ऑफ कॉमेट्स आर ऑब्जर्व, ठीक है, तो सेम वे में इसका भी है, ठीक है, टेल ऑफ कॉमेट्स ऑब्जर्व होती हैं ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारे एग्जांपल्स थे टिंडल इफेक्ट के, ठीक है।